हेलो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र जो चुनौतियां हैं उनके बारे में। आप ध्यान रखिए, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आता है इस चैप्टर से तो इस समय वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में रखकर भी पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी इस समय न्यूज़ में देख रहे हैं और पेपर पढ़ रहे हैं, तो कोरोना से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी चुनौती के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप जानकारी रखिएगा। ठीक है, वर्तमान समय में जो मंदी की स्थिति चल रही है, अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउनफॉल पे जा रही है। कोरोना के कारण बहुत सारी जो बजट है हमारा वो घाटे का बजट हो जाएगा। बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग गई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी करंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप चाहें तो जनरल अवेयरनेस के आधार पर भी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। वैसे जो जनरल चुनौतियां हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था के सामने प्रारंभ से रही हैं, वो कुछ आधारभूत हैं, जैसे गरीबी। ठीक है, जो सबसे मुख्य भारत के सामने एक चुनौती है, गरीबी। उसके साथ साथ क्या है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ साक्षरता दर। भारत में गरीबी क्या है, गरीबी के कारण क्या है, बेरोजगारी का बढ़ना। ठीक, और गरीबी को हटाने के लिए सरकार किस तरह के कार्यक्रम चला रही है। ये बात वैसे हमेशा प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ही विकास की बात होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में तो एक महान शक्ति के रूप में उभर रही थी। ठीक है, और आर्थिक समृद्धि में हमारी बढ़ोतरी भी हो रही है। बाज़ार में, दुनिया में हम काफ़ी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को अपने और आकर्षित कर रहे हैं यहाँ पर अपनी फ्रेंचाइजीज़ के लिए, या स्वयं यहाँ पर बाज़ार स्थापित करने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप जो वर्कलोड है और लोगों पर वर्क है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी इसे एक विसंगति ही कह सकते हैं कि इतने सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बावजूद अभी भी भारत की बहुत जनसंख्या गरीबी के नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। कहीं पर आप देखेंगे कुपोषण है, तो कहीं पर मृत्यु दर बहुत अधिक है, और कहीं पर कार्य करने के घंटों की अधिकता के कारण भी जन स्वास्थ्य पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और क्योंकि आय का असमान वितरण है भारत में, अगर गरीब है तो वो बहुत गरीब है जिसके पास कुछ भी खाने को नहीं है, अगर वो अमीर है तो इतना अधिक अमीर है कि वो उसको किसी तरह का कष्ट नहीं है। तो जो व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है, जिसके कारण गरीबी होने के कारण लोगों की स्वास्थ्य भी खराब है, और साथ ही उसकी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें भी काफ़ी गिरावट आ रही है। हालांकि भारत ये प्रयास कर रहा है कि किसी तरह इस गरीबी को हटाया जाए, लेकिन आज भी गरीबी प्रारंभ से लेकर आज तक एक चुनौती के रूप में भारत के सम्मुख खड़ी हुई है। आप देख रहे होंगे इस समय, जब आपने कभी नहीं सोचा होगा कि जो कामगार हैं, जो मज़दूर हैं, उनकी संख्या इतनी है कि इतने दिनों से पैदल, बसेस, ट्रेन और अन्य वाहनों से आने पर भी, यात्रा करने पर भी सड़कों पर से उनकी भीड़ समाप्त नहीं हो रही है। ठीक है, और ये एक तरह से वर्तमान समय तो एक मिरर है, एक शीशा है भारत की गरीबी को दर्शाने का। उसके साथ साथ क्या है, जनसंख्या वृद्धि। इसका क्या है, किसी निश्चित प्रति किलोमीटर में कितने लोग बसते हैं। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और विकास की दृष्टि उस हिसाब से नहीं हो रही है। ठीक है, ये एक गंभीर समस्या है, और क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का और किसी जनसंख्या का और किसी देश के आर्थिक विकास का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, ये जनसंख्या ही प्राकृतिक संसाधनों के उचित दोहन पर निर्भर करती है। अगर उस जनसंख्या में ट्रेन लोग नहीं है तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी नहीं हो पाता है। साथ ही माल्थस का जो नियम है, अगर आपने पढ़ा होगा माल्थस के नियम के बारे में, तो माल्थस का जो नियम है ये आप देखिए, जिस हिसाब से जो खाद्य सामग्री बढ़ती है उसके दुगने अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, माल्थस ने ये चेतावनी दी थी कि अगर आत्मसंयम के द्वारा या कृत्रिम संसाधनों के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया
तो प्रकृति स्वयं अपने हाथों से जनसंख्या को, और प्रकृति स्वयं नियंत्रित करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे महामारी, बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी आपदाएं सदैव आती रहेंगी। और इसे नियंत्रित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि खाद्य सामग्री अंकगणितीय दर से बढ़ती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ती है, जबकि जनसंख्या कैसे बढ़ती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक, तो इसके कारण दुगनी तेजी से बढ़ने के कारण कुछ वर्षों बाद ये स्थिति हो जाएगी कि लोगों के भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी। जनानकीय प्रवृत्तियाँ क्या हैं? जनानकीय प्रवृत्तियाँ ही जनानकीय संक्रमण कहलाती हैं और जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत से हमें पता चलता है कि कौन से कितने ऐसे अशिक्षित किसान हैं जो उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बन गए हैं, और कहीं कहीं पर ये जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। जनानकीय का मतलब है सामूहिक ऐसा चक्र जिसमें जन्म और मृत्यु दर का वर्णन होता है। ठीक, जन्म मृत्यु दर क्या है? प्रति 1000 पर जन्मने वाले शिशुओं की संख्या का अनुपात, और प्रति 1000 पर शिशुओं की मृत्यु का अनुपात, यही जन्म दर और मृत्यु दर कहलाता है। लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं? लिंग अनुपात भी वही है, प्रत्येक देश में 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियाँ, तो स्त्री और पुरुष की संख्या किसी देश की जनानकीय विशेषता होती है। और क्या अनुपात है? अब क्या 1000 बालक जन्म ले रहे हैं तो उसके ऊपर 1000 ही पुरुष हैं, या 1000 बालकों पर 900 पुरुष हैं। ठीक, तो लिंग भेदभाव अगर कहीं पर नहीं होता है तो वहाँ पर तो ये लिंगानुपात नियंत्रित रहता है। लेकिन अगर जैसे राजस्थान जैसे इलाकों की अगर आप बात करें, हरियाणा जैसे प्रदेशों की बात करें, तो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर ये घरेलू हिंसा हुई थी शिशु के कारण, और काफ़ी समय तक यहाँ पर लिंगानुपात बहुत खराब बना हुआ था। बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला, उस समय से काफ़ी सुधार हुआ था। हालांकि कुछ काफ़ी समय बाद केरल का यह अनुपात सबसे अच्छा था, और 1000 पर 919 जो कन्याएं थी, शिशु अनुपात था कि 1000 बालकों पर 919 कन्याएं। हालांकि ये 2011 की जनसंख्या का अनुपात है, और ये बताता है कि अभी भी हम लिंगानुपात को कंट्रोल करने में पूरी तरह से सफल नहीं हुए। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है? जनसंख्या नीति से अभिप्राय उन कानूनी और प्रशासनिक सरकारी प्रयत्नों से है जिनके द्वारा जनसंख्या के आकार और संरचना में परिवर्तन करना होता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के संसाधन और जनसंख्या निरोध के संसाधन दोनों को शामिल किया जाता है। 1976 में जनसंख्या नीति हुई जिसमें गरीब परिवारों को आकर्षित किया गया नियोजन के कार्यक्रमों के लिए। ठीक, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। फिर 2000 की नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 1977 की जनसंख्या नीति, ठीक है, और उसके बाद शहरी और गरीबी जनसंख्या, वो ग्रामीण जनसंख्या में उसकी जनसंख्या का प्रतिशत, ये सब इसका भी लेखा जोखा रखा गया था, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर ही गरीबी को भी काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता। गरीबी के कारण क्या थे? सामाजिक कारण थे, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, आर्थिक कारण भी थे। ठीक है, अब इसी के कारण क्या होता था? गरीबी का उद्योगों का विकास असंतुलित हो रहा था, क्योंकि अगर जनसंख्या अधिक है, गरीबी अधिक है, तो अशिक्षा भी है। अशिक्षा है तो ट्रेंड शिक्षक और ट्रेंड योग्य लोग नहीं हैं। ठीक है, तो भारत में बहुत ऐसी समस्याएं थी। हालांकि वर्तमान समय में इन समस्याओं को काफ़ी हद तक हमने कवर अप भी किया है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर पूरी तरह से जो है वो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका है। निर्धनता रेखा के लिए कुछ फॉर्मूले बनाए गए थे। ठीक है, और बेरोजगारी नियंत्रण का भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम सरकार ने चलाए, जिसमें स्वर्ण जयंती, हमने पहले आपको पढ़ाया था शायद,
इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ठीक है। वर्तमान समय में जैसे कई सारी केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएं जो रोजगार के लिए चलाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं गरीबी को हटाने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसियां, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा ये कौशल विकास की जो भी गतिविधियां थी, वो सब भारत के जो गरीबी और जनसंख्या वृद्धि जैसे मुद्दे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए और अधिक से अधिक बेरोजगारी को हटाने के लिए ये अधिक से अधिक स्वरोजगार की योजनाएं चलाई गई थी। ठीक, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और जनरल से क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ठीक, कि बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। तो आज के लिए ये आपका टॉपिक भारत की समग्र चुनौतियाँ समाप्त हो गया है।